दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग एकदम मस्त होंगे। दोस्तों आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं वह हिंदी का है और इस टॉपिक का नाम है वर्णमाला। वर्णमाला में मैंने जो वर्णमाला है उसमें मैंने जो स्वर हैं उसका एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इसका सेकंड वीडियो है। आप कोई भी एग्जाम देते हैं और हिंदी से कोई क्वेश्चन आते हैं और वर्णमाला से क्वेश्चन आते हैं तो मैं जानता हूं इस सेशन को आप देख लेंगे तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और इस सेशन से ही आप वहां पर बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा भी है। और इसके साथ मैं आपसे निवेदन ये करता हूं कि आप कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठें और एक बेहतरीन नोट्स बनाएं। मैं आपसे सिर्फ लास्ट में यही कहूंगा, एक बेहतरीन नोट्स बनाएं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध हो सके। तो आइए इसका मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, मैंने वर्णमाला को बताया था कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर वाली जो वीडियो थी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप जाके जरूर देख लें। अगर आप उसको देख लेंगे तो ये व्यंजन आपको बहुत सरल तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, स्वर वाला तो बता ही चुका हूं, आज मैं व्यंजन के बारे में बताऊंगा। व्यंजन किसे कहते हैं? तो देखिए, व्यंजन मित्र उसे कहा जाता है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। कैसे? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, मतलब ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अगर डेफिनेशन की बात की जाए, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यंजन किसे कहा जाता है तो आप सिंपल शब्दों में बता दें बच्चा कि वर्ण स्वर उन्हें व्यंजन उन्हें कहा जाता है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। पहली परिभाषा, जैसे अगर डेफिनेशन की बात की जाए, डेफिनेशन की बात की जाए कि व्यंजन की परिभाषा क्या है, किसकी? व्यंजन की परिभाषा क्या है, तो आप बहुत सरल शब्दों में बता सकते हैं कि वह वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। मैं जानता हूं इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, कैसे? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। दूसरी भाषा में अगर कहें, वे वर्ण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं है, मतलब बंधे हुए हैं, किससे? स्वर से। वे वर्ण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं है, बंधे हुए हैं, निर्भर हैं, निर्भर हैं, वे वर्ण उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। आप दूसरी परिभाषा में ऐसे लिख सकते हैं, आप उसकी इस तरह परिभाषा में लिख सकते हैं। और इसके बाद एक सिंपल सी परिभाषा और है, एक सिंपल सी परिभाषा और है। जैसे आप अपने मुख से जो प्राणवायु निकालते हैं, जो ध्वनि निकालते हैं, प्राणवायु निकालते हैं, हवा निकालते हैं, वह मुख में असंख्य जगह टकराती है, वह किसी न किसी स्थान पर स्पर्श करती है। क्या करती है? स्पर्श करती है। जैसे आप अपने अंदर से प्राणवायु निकाल रहे हैं, ध्वनि निकाल रहे हैं, तो वह जो अपना गला होता है वहां कहीं ना कहीं संघर्ष करेगी, कहीं ना कहीं टकराएगी, कहीं ना कहीं टकराएगी, संघर्ष करेगी, स्पर्श करेगी। तो ऐसे वर्णों को जो स्पर्श करके बाहर निकले उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें व्यंजन कहा जाता है। लेकिन सिंपल भाषा में आप इसको लिख सकते हैं, तो आप नोट कर लीजिए। दूसरी परिभाषा मैंने आपको बताई कि प्राणवायु वायु गले में स्पर्श करते हुए निकले, स्पर्श करते हुए या संघर्ष करते हुए, बात एक ही है, स्पर्श करते हुए संघर्ष करते हुए निकले तो वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चा? व्यंजन कहलाते हैं। इतना क्लियर हुआ? दूसरी परिभाषा मैंने बताई, प्राणवायु गले में संघर्ष या स्पर्श करते हुए निकले
तो वे वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ये आपकी दूसरी परिभाषा हुई। अब देखिए, आपको संघर्ष से स्पष्ट हो रहा होगा, तो ऐसे वर्ण, मतलब कुछ वर्ण हैं जो संघर्ष करते हैं। क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं, स्पर्श करते हैं, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। जो भी वर्ण स्पर्श करते हैं, क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। जो भी वर्ण, फिर ध्यान दीजिए बच्चा, कि ऐसे वर्ण जो हमारे गले में, हमारे जो मुख होता है उसमें स्पर्श करते हैं, क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है वो बताता हूं आपको, इनकी संख्या कितनी है। तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए, आप पहले इसे नोट कर लीजिए। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो ऐसे वर्ण कितने हैं, ऐसे वर्ण कितने हैं जो स्पर्श करते हैं, ऐसे व्यंजन कितने हैं जो स्पर्श करते हैं, क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, मतलब स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजन। ऐसे कितने व्यंजन हैं जो स्पर्श करते हैं, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है मित्र? 25 है। कितनी है? 25 है। ऐसे वर्ण जो हमारे मुख में स्पर्श करते हैं उनकी संख्या कितनी है? 25 है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। एक क्वेश्चन और, आप ये बताइए व्यंजनों की संख्या कितनी है? जो व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है? 33 है। कितनी है? 33। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहले की वीडियो में के जो स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है? 11 है। उसी तरीके से जो व्यंजन है, व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। कितनी है? 33 है। इसमें से स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो बता सकते हैं 25 है, 25 है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है बच्चा, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या है वो 25 है। अब आपको यह क्लियर करूंगा कि ये 25 जो वर्ण हैं, व्यंजन हैं, स्पर्शी व्यंजन हैं, वो कौन कौन से हैं। वो कभी इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है, आप ध्यान दीजिए, कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से स्पर्शी व्यंजन नहीं है, निम्न में से स्पर्शी व्यंजन नहीं है। तो आज के बाद वो क्वेश्चन बड़े आराम से आप सही कर ले जाएंगे, लाइफ में कभी भी गलत नहीं हो सकता है। देखिएगा, तो आप जैसे स्पर्शी व्यंजनों की बात करें मित्र बच्चा, तो देखिए, जैसे सबसे पहले कवर्ग, कवर्ग के जितने भी हैं, कवर्ग के कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ और ण, और ण, मतलब कवर्ग के जितने भी वर्ण हैं, कवर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो स्पर्शी हैं, और ये कहीं ना कहीं स्पर्श कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं स्पर्श कर रहे हैं अपने गले में। कहां कहां कर रहे हैं वो आपको बताऊंगा मैं। कवर्ग के, उसके बाद देखिए खवर्ग, खवर्ग के, सॉरी चवर्ग के, किसके? चवर्ग के। तो देखिएगा, च, छ, ज, झ और य, ये चवर्ग के हैं। ये भी आपके स्पर्शी व्यंजन है। क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। फिर देखिए टवर्ग, टवर्ग के कौन कौन से हैं? ट, ठ, ड, ढ और ण, और अणा, ये टवर्ग के हैं। और प्रत्येक प्रत्येक पंक्ति में 5 वर्ड हैं, प्रत्येक पंक्ति में 5 वर्ड हैं। फिर तवर्ग देखिए, तवर्ग, त, थ, द, ध और न, ये तवर्ग के हैं, स्पर्शी व्यंजन हैं। ये कैसे हैं? स्पर्शी व्यंजन हैं। फिर देखिए पवर्ग, पवर्ग पे ध्यान दीजिए, प, फ,
ब, भ और म। इस तरीके से देखिए, देखा आपने, ये 5 पंक्तियां हैं। कितनी? 5 पंक्तियां हैं। 5 पंक्तियां हैं और पांचों पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति में 5-5 वर्ण हैं, 5-5 वर्ण है, 5-5 व्यंजन है। इसलिए इनकी टोटल जो संख्या है वो 25 है। बच्चा कितनी संख्या है? 25। आप खुद काउंट कर सकते हैं, खुद गिन सकते हैं इनकी संख्या कितनी है। 25 है। प्रत्येक इसमें टोटल 5 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 5-5 वर्ड हैं। तो इनको काउंट करेंगे तो 25 है। कितने हो जाएंगे? 25। तो आज आपको क्लियर हो गया कि जो स्पर्शी व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है? 25 है। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, मैंने कहा ये कहीं ना कहीं गले में स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। बच्चा ध्यान दीजिए, क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। कहां कहां करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, वो आपको और बताता हूं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 25 जो वर्ड है, स्पर्शी व्यंजन है, ये बॉडी के किसी न किसी पार्ट से स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। 25। अब देखिए, जो आपका क वर्ग है, क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं बच्चा, जैसे क, तो क की शुरुआत कहां से हो रही है? यहां से, कंठ से। कहां से होती है? कंठ से हो रही है, यहां से, कंठ से। तो आप बोल के देखिए, क, ख। आप अपनी 2 उंगली लीजिए इस तरीके से, दोनों उंगलियों को यहां बैठा लिए कंठ पर, जो आपका कंठ है वहां बैठा लिए, और फिर बोलिए, खुद बोलिए, आप खुद ट्राई कीजिए। जैसे क, ख, ग, घ, ण। तो आपको यहां से ये कंपन बॉडी, यहां से आपकी अंगुलियां हैं कंपन करती हुई दिखाई देंगी। मतलब यह आपको यहां पर हिलती हुई दिखाई देंगी। तो ये जो क वर्ग है उस वो कहां पे स्पर्श करता है? कंठ में। तो इसे हम कह सकते हैं कंठस्थ। इनको कंठस्थ व्यंजन या कंठ व्यंजन, इनको कंठस्थ व्यंजन या कंठ व्यंजन कहेंगे। कंठ या कंठस्थ, कंठस्थ व्यंजन क्या कहेंगे? कंठस्थ व्यंजन कहेंगे। अगर पूछा जाता है कंठस्थ व्यंजन कौन से हैं, कंठस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो बता सकते हैं कवर के जितने भी वर्ण हैं, कवर के जितने भी व्यंजन हैं वो ये कैसे हैं? कंठस्थ व्यंजन हैं। कैसे हैं? कंठस्थ वर्ण हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ण। आप खुद बोल के देख लीजिए, तो ये कहां से निकल रहे हैं? कंठ से। इनकी कंठ को स्पर्श कर रहे हैं, अंदर से ध्वनि निकल रही है, वो कंठ को स्पर्श कर रही है, कंठ को टॉर्चर कर रही है, कंठ पे जाकर बैठ रही है। तो ये इसलिए ये कंठस्थ व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? कंठस्थ व्यंजन है। उसके बाद देखिए, कंठ के बाद जैसे ही आप देखेंगे तो तालु आता है। क्या आता है? तालु। जैसे ताला भी बोलते हैं, तालब या तालु, बात एक ही है। जब बोलेंगे, जैसे जैसे आपने देखा कि कंठ के बाद आप जस्ट ऊपर जाएंगे, देखेंगे अपने मुख के अंदर, तो तालु होता है। तो वहां से आप निकालेंगे, जैसे च, च आपको, आपकी जीभ है वो बिल्कुल जो तालु है उस पर जाकर टकराएगी। वो जैसे च, छ, ज, झ और ज। इस तरीके से आप खुद देखिए, तो इनकी जो ये शब्द निकल रही हैं, च, छ, ज, झ और य, तो ये मतलब तालु से जाकर के, हमारी तालु से जाकर के प्राणवायु टकरा रही है और वहां पर संघर्ष कर रही है। क्या कर रही है? संघर्ष टाइप का कर रही है। तो ये क्या है? तालब, ये तालब्य है, ये तालु, तालुब्य या तालु वर्ण के व्यंजन है। ये कैसे हैं? तालु या तालु वर्ण के व्यंजन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है तालब्य वर्ण का व्यंजन निम्न में से कौन सा है या कौन सा नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। जैसे क्वेश्चन दिया तालब्य वर्ण का निम्न में से व्यंजन नहीं है, तो एक आपको च, छ, ज और ग दे देगा। तो कौन सा नहीं है? ग नहीं है। कौन सा नहीं है? ग नहीं है। एक बात और, ये जो तालव्य है, इनको मैंने अभी आपके सामने एक शब्द बोला था, ये संघर्ष कर रही है।
हैं। प्राणवायु क्या करती है, तालु पे जाकर टकरा करके संघर्ष करती है। इसलिए इनको जो च वर्ण के जितने भी वर्ण हैं उन्हें संघर्षी तालव्य कहते हैं। स्पर्श संघर्षी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी। क्या कहते हैं इनको, स्पर्श संघर्षी कहते हैं। आप क्वेश्चन पूछा जाएगा तालव्य या तालु इस तरीके से देगा, या स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, तो आपके दिमाग में तुरंत फीड होना चाहिए कि च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो स्पर्श संघर्षी है। कैसे है, स्पर्श संघर्षी में। तो थोड़ा सा आप मेहनत करिए, बगैर मेहनत के कुछ नहीं है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, थोड़ी सी आप मेहनत करिए तो आपको सब कुछ याद हो जाएंगे। जैसे स्पर्श संघर्षी पूछा जाता है तो च वर्ग के स्पर्श संघर्षी पूछा जाता है तो आपको तुरंत आपको च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, जितने पांचों वर्ण हैं वो कैसे हैं, स्पर्श संघर्षी हैं। इन्हें तालव्य या तालु व्यंजन भी कहा जाता है। कौन कौन से, च, छ, ज, झ और यम, ये पांचों शब्द हैं, पांचों वर्ण हैं, शब्द नहीं वर्ण हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखते हैं कि ट वर्ग है। ट वर्ग जैसे तालु के बाद आप देखते हैं मूर्धा आता है। क्या आता है, मूर्धा आता है। इसे मूर्धन्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर्धन्य। इसे दांतों और तालु के बीच में का जो क्षेत्र है होता है गले के अंदर, दांतों और तालु के बीच के जो बीच वाला भाग है उसे मूर्धन्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूर्धन्य कहा जाता है। तो मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से बच्चा, जैसे ट, ठ, ड, ड़, न। आप खुद बोल के देखिए, आपकी जीभ जैसे ट, तो आपकी जीभ दांतों के और तालु के बीच में जाके टकराएगी। जैसे ट, ठ, ड, ड़, ण। आप खुद बोलेंगे, आप खुद बोल के देखिए इस तरीके से, तो आपकी जीभ है वो दांतों और तालु के बीच में जाके टकराएगी और उस स्थान को क्या कहा जाता है, मूर्धन्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूर्धा या मूर्धन्य कहा जाता है। तो वे वर्ण जो दांतों और तालु के बीच में जाकर टकराएं, ऐसे वर्णों को क्या कहा जाता है, मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। तो कौन कौन से बच्चा, ट मूर्धन्य कौन कौन से है, मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से है, ट, ठ, ड, ढ़, ण। इसमें से कुछ बात मैं स्पेशल बताऊंगा। इसमें से आप ये दो वर्ण हैं, ये दो वर्ण हैं जिसमें आपका ड और ढ, ड और ढ जो व्यंजन है, वर्ण है, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा, उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो बता सकते हैं 2। इन्हें क्यों कहा जाता है वो आपको बताता हूं। ये दो व्यंजन ऐसे हैं, ये दो व्यंजन ऐसे हैं जो शब्द में इनकी शुरुआत सबसे पहले नहीं होती है, या तो बीच में होंगे या फिर बाद में होंगे। जैसे सड़क, जैसे सड़क, सड़क बीच में नहीं, ये किसमें है, बीच में, इसलिए उत्क्षिप्त व्यंजन है। पढ़ना बीच में है, मतलब मेरा यह है इनकी शुरुआत, जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं इनकी शुरुआत शब्द के पहले वर्ण से नहीं होती है, शब्द के पहले वर्ण से नहीं होती है। आप खुद दे सकते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है, 2 है मित्र। कितनी संख्या इनकी, 2। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। और एक बात और बता दूं आपको, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पूछा गया क्वेश्चन है कि उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो बड़े आराम से आज के बाद बता ले जाएंगे, ये 2 है। कितनी है, 2 है। और इनकी विशेषता क्या है,
इन्हें उत्क्षिप्त क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि जितने भी व्यंजन हैं उनके शब्द की शुरुआत इन सब से हो सकती है, लेकिन जो उत्क्षिप्त व्यंजन है ये हमेशा या तो बीच में आएंगे शब्द के या फिर अंत में आएंगे, ये शुरू में नहीं आएंगे शब्द के, इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त कहा जाता है। आपको ये मित्र क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपको मूर्धन्य क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए जो तवर्ग है, ताप बोलेंगे त आप बोलेंगे तो आपकी जीवा है, आपकी प्राणवायु है, वो दांतों में आके स्पर्श करेगी। कहां पर करेगी? दांतों में स्पर्श करेगी, दंत में जाकर स्पर्श करेगी। तो ऐसे वर्ण जो बोलते समय हमारी जीवा दांतों में जाकर टकराए, तो ऐसे वर्णों को दंत व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दंत व्यंजन कहा जाता है। कैसे व्यंजन है? दंत व्यंजन कहा जाता है। जैसे त, आप खुद बोलिए त, थ, द, देखो आपकी जीभ ये यहां टकरा रही है, त, थ, द, ध, न, इस तरीके से ये टकरा रही है, तो ये कैसे? दंतस्थ व्यंजन है। कैसे? दंतस्थ, दंतस्थ व्यंजन है बच्चा। कैसे व्यंजन है मित्र? दंतस्थ व्यंजन है। क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा मित्र, ये कैसे व्यंजन है? दंतस्थ व्यंजन है। लेकिन ये सभी कैसे हैं? स्पर्शी, संघर्षी व्यंजन है। कैसे? संघर्षी व्यंजन है। अगर पूछा जाता है दंतस्थ व्यंजन कौन से, तो त वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, त वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, पांचों वर्ण हैं, वो दंतस्थ व्यंजन है। मूर्धा के पूछे जाते हैं तो बता सकते हैं ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, पांचों वर्ण हैं, वो मूर्धन्य है। तालव्य या तालु के च वर्ग के जितने भी हैं व्यंजन वर्ण हैं, वे क्या हैं? तालव्य हैं। और कंठ से या कंठस्थ, तो क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो कैसे हैं? कंठस्थ हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो प वर्ग है, प को बोलेंगे, प को आप बोलेंगे, वैसे बोल के देखिए एक बार, प, तो आपके ओठों की क्रिया सबसे ज्यादा एक्टिव है। प, फ, ब, भ, म, मतलब मेरा यह है कि मतलब जो हम प, फ, ब बोल रहे हैं, ऐसी कंडीशन में जो हमारे ओठ हैं उनकी क्रिया ज्यादा एक्टिव हो रही है, वो ज्यादा वर्क कर रही है, ज्यादा वर्क कर रही है। तो जो प वर्ग है वो कैसा है? ओष्ठ व्यंजन है। कैसे? ओष्ठ व्यंजन है। ओष्ठ व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? ओष्ठ व्यंजन है। आप खुद बोल के देखिए, प, फ, ब, भ, म, इसमें ओठ आपके ज्यादा एक्टिव हैं। तो मित्र इतना आपको क्लियर हुआ, इतना आपको क्लियर हुआ कि स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। संघर्षी व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। और कंठे कौन से हैं? तालव्य कौन से हैं? मूर्धन्य कौन से हैं? दंत कौन से हैं? ओष्ठ कौन से? ये सब मैं आपको बता चुका हूं। इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण थे, ये वाले उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो बता सकते हैं ड और ढ। इनकी क्या विशेषता है आप अच्छी तरह जानते हैं। यह हमेशा शब्द के बीच में या अंत में आते हैं, इनसे कभी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। इतना मित्र आपको क्लियर हुआ। आप चाहे इसका स्क्रीन शॉट ले लें। उसके बाद देखिए इसमें यहां पर एक चीज और महत्वपूर्ण है, ये जो वर्ण है, जो लास्ट में जो वर्ण है, इन्हें नासम्य वर्ण का नासम व्यंजन कहा जाता है। नासम्य व्यंजन। अगर आपसे पूछा जाता है कि नासम्य व्यंजन कौन से हैं, तो जो हमारे जो संघर्षी व्यंजन के जो पांचवा वर्ण है, जो पांचवे अक्षर वर्ण होते हैं, उनको नासम्य व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये नाक के सुर ज्यादा बोले जाते हैं। कैसे? जैसे ण, य, ण, न, म, इसमें क्या किसका प्रयोग हुआ है? नाक का प्रयोग ज्यादा, नाक के सुर बोले जाते हैं। जैसे कुमार सानू जो सिंगर हैं, वो नाक के सुर गाते हैं। कैसे गाते हैं? नाक के सुर। और वो अधिकतर इन्हीं वर्णों का प्रयोग अधिकतर करते हैं। तो आपने देखा होगा। तो ऐसे वर्ण कौन से हैं? जैसे ण, य, ण, न, म, ये नासम व्यंजन है।
क्वेश्चन पूछा जाता है नासम व्यंजन निम्न में से कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो आप बड़े आराम से इस तरीके से कर ले जाएंगे। उसके बाद देखिए मित्र, उसके बाद देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद देखिए मित्र, जैसे आपने देखा होगा शाशलिगम, श बोलते हैं, इसको स बोलते हैं, श, तो इसको स बोलते हैं। इनको तीनों को अलग अलग बोला जाता है, श, श और स, और ऊपर यहां पर ह। ये मैंने यहां पर क्यों लिखे हैं, इसका कारण है। देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कंठ जो ह है, ह है, ह कहां से बोला जाता है, कंठ से, तालब से, मूर्धन्य से या दंत से, तो आप बता सकते हैं ह है वो कंठ से बोला जाता है, ह है वो कंठ से बोला जाता है, कंठस्थ से बोला जाता है। जो शाशलिगम है, इसे हम शास्त्रलिगम बोलते हैं बच्चा, शास्त्रलिगम है वो कहां से बोला जाता है, तालव्य से बोला जाता है, जैसे श बोल के देखिए श। और मूर्धन्य से क्या बोला जाता है, सासटिकोण बोला जाता है। मूर्धन्य से क्या बोला जाता है, मतलब ये है तालु और दांतों के बीच का जो स्थान है उसे मूर्धन्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूर्धन्य। और मूर्धन्य से कहा, सासटिकोण कहां से बोला जाता है, मूर्धन्य से बोला जाता है। जबकि शासेब हम बोलते हैं, जबकि शासेब हम बोलते हैं वो आपका दंत से बोला जाता है। जैसे आप बोल के दे सकते हैं स, तो आपके दांत ज्यादा एक्टिव होंगे। तो इस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये महत्वपूर्ण है मित्र, ये अक्सर पूछे जाते हैं, ये पांचों बहुत पूछे जाते, चारों बहुत पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट है, आप इसे इंपोर्टेंट लिख लें, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। आप चाहे इस पे स्टार लगा लें, तारे लगा लें, चाहे चांद बिठा लें, वो आपकी इच्छा है, चाहे सूर्य बिठा लें। ये पूछे गए हैं। ह कहां से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। शासरगम कहां से बोला जाता है, तालब या तालु से बोला जाता है। षटिकोण कहां से बोला जाता है, मूर्धन्य से बोला जाता है। और शासेब कहां से बोला जाता है, दंत से बोला जाता है। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप इनको एक दो देखिए मित्र। इस बीच में मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, यदि मेरा ये पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें। यही बस आप थोड़ी सी मुझे इस तरह एक ऊर्जा दे दें, फिर देखिए इस ऊर्जा को आपको मैं कितना फायदा देता हूं आप खुद जान जाएंगे। तो देखिए मतलब आपको यह सब क्लियर हुआ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। 33 मैंने आपको 25 क्लियर कर दिए, 25 आपको एकदम क्लियर कर दिए। अब आगे देखिए, बच्चा आगे देखिए, उसके बाद देख कौन कौन से बचे, उसके बाद कौन कौन से बचे वो आपको बताता हूं। देखिए उसके बाद य, र, ल और व, ये चार बचे। ये क्या बचे, चार बचे। ध्यान दीजिए, ये ऐसे ही नहीं मैं इनको ड्राइंग कर रहा हूं, इंपोर्टेंट है ये। सांसों की जरूरत है जैसे, इसी तरीके से नौकरी की जरूरत है जिस तरीके से, उसी तरीके से आपको इन सब की जरूरत है। तो देखिए यरलव, य र ल व, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, नोट कर लीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है। अरे मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, अनसॉल्व पेपर उठा के देख लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी के, एसएससी जीडी का उठा के देख लीजिए, आपको ये सब मिल जाएगा। पूछा के जाता है अंतस्थ व्यंजन निम्न में से कौन सा है या कौन सा नहीं है। दो ही टाइप से क्वेश्चन आता है, कौन सा है कौन सा नहीं है। तो यरलव, यरलव ये कैसा है, अंतस्थ व्यंजन है। कैसे व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। यरलव अंतस्थ व्यंजन है। कौन कौन से, यरलव, यरलव अंतस्थ व्यंजन है। कैसे हैं, अंतस्थ व्यंजन है। यरलव कैसे हैं, अंतस्थ व्यंजन है। तो देखिए इनकी अपनी कुछ विशेषता है, इसमें य और व,
य और व, य और व को अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर। क्या कहते हैं? ये अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर क्यों कहते हैं यार, ये बताइए बस केवल। अर्धस्वर क्यों कहा जाता है, आप ये बताइए, वो मैं बताऊंगा। पहले आप कमेंट्स करके बताइए, सोचिए पहले 1 मिनट के लिए सोचिए, य और व को अर्धस्वर क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या कारण है? क्योंकि ये शब्द हैं य और व स्वर की तरह ही प्रयोग होते हैं। जैसे आपने देखा हो महिलाएं, महिलाएं ऐसे लिखा जाता है महिलाएं, और महिलाएं ऐसे भी लिखा जाता है, और ये दोनों सही हैं। और कैसे हैं? दोनों सही हैं मित्र, ये भी सही है और ये भी सही है, ये दोनों सही हैं। तो मैंने कहा, क्या कहा, ये स्वर की तरह प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। जैसे कोआ, कोआ, कोवा इस तरीके से, और कोआ, ध्यान दीजिए। देखिए कोवा ऐसे भी लिखा जाता है और कोवा ऐसे भी लिखा जाता है, ये दोनों सही है, दोनों सही हैं। क्योंकि यह देखो यहां पर आ रहा है और वह यहां पर आ रहा है, तो ये जो शब्द है य और व, ये दोनों स्वर की तरह प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए अर्धस्वर कहा जाता है। बच्चा क्या कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है। कौन कौन से? जैसे य और व, य और व अर्धस्वर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? अर्धस्वर। अच्छा आप ये बताइए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो आप बता सकते हैं यर, लव। एक तो लव वाला हो गया, लव और यर, मतलब यार से प्यार, यार लव। आप ट्रिक बना सकते हैं यार लव, यर लव। तो ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। कैसी व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। आप इस तरीके से कोई ट्रिक अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। तो मित्र इतना समझ में आ गया। अब देखिए, आप मेरे साथ नोट करते जाएं, लेकिन अनुरोध मेरा यही है कि मेरा सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। उसके बाद देखिए, मैंने इन दोनों का पोस्टमार्टम कर दिया, य का कर दिया और व का कर दिया। अब आपका र रह गया और लब वाला ल रह गया। तो देखिए र को पहले लेते हैं। क्या करते हैं? र को पहले लेते हैं, र को पहले लेते हैं। र, इसको प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन, ध्यान दो बच्चा, क्या कहा जाता है? प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो देखिए, इसका जादू देखिए। प्रकंपित व्यंजन क्यों कहा जाता है, इसका तरीका देखिए। जैसे आप र बोलेंगे, क्या बोलेंगे? र बोलेंगे, तो र बोलते समय ये कंपन कर रहा है, र। आप जीव क्या कर रही है? कंपन कर रही है। मतलब जिस तरीके से सारंगी बजाते इस तरह जो करते, एक बार करते वो कंपन करता रहता है, उसी तरीके से आप र बोलेंगे तो आपकी जीवा है वो कंपन करेगी। क्या करेगी? कंपन करेगी। इसलिए से प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। प्रकंपित, कंपन कर रही है। अब आप कंपित से स्पष्ट हो रहा होगा, प्र को निकाल देंगे और कंपित कर देंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या है? र है। क्या है बच्चा? र है। तो प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? र है। कौन सा है? र है। र को प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। वैसे लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है बच्चा। क्या कहा जाता है? लुंठित व्यंजन। व्यंजन, बात एक ही है, बात एक ही है। और ये पूछा गया है मित्र, मजाक वाली बात नहीं है, पूछा गया क्वेश्चन है। आप अनसॉल्व पेपर उठा के देखिए, आपको ये कहीं ना कहीं टहलते हुए या दौड़ लगाते हुए कहीं कहीं मिल जाएगा ये। तो र है मित्र, र, आप र को प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। इतना मित्र आपको क्लियर हो गया। तो मैंने य और व को अर्धस्वर कहा, यर लव को अंतस्थ व्यंजन कहा। इसमें मैंने 3 का पोस्टमार्टम कर दिया। अब आपका ल बचा। क्या बचा? ल। ल को देखते हैं। ल क्या है? ल क्या है?
ल है, ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन। व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। और पार्श्विक मतलब होता है पीछे। पार्श्विक का मतलब क्या होता है? पीछे। क्या होता है? पीछे। ल को क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। आप इसे रट ले। क्या कर ले? रट ले। पास देखो भाई, सीधी बात है, कहीं ना कहीं आपको मेरी तरह इस तरह पसीना जरूर बहाना पड़ेगा अगर नौकरी लेनी है तो। मैं पढ़ाने में पसीना अपना बहा रहा हूं, आपको पढ़ने में पसीना बहाना पड़ेगा। कुछ चीजें तो आपको, जैसे आप सोचें, जैसे गिनतियां होती हैं, आप उनके लिए कोई ट्रिक नहीं है कि आप ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए, वो आपको रटनी पड़ेगी। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको आपको रटना पड़ता है यार। जिस तरीके से लोगों अपने जो प्रिय होते हैं उनके बहुत जल्दी नाम रट जाते हैं, नाम याद होता है, उसी तरीके से आपको इनको भी रटना पड़ेगा। ल को क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। पार्श्विक का मतलब होता है पीछे। क्या होता है? पीछे। आपको इतना क्लियर हुआ? तो देखिए, मैंने अंतस्थ व्यंजन बता दिए। अंतस्थ व्यंजन में यर लव अंतस्थ व्यंजन होते हैं। लब को आप सीधे सीधे याद कर सकते हैं, अंतस्थ है, क्योंकि बहुत भीतरी चीज होती है वो लब। और यर को आप अपने अनुसार याद कर सकते हैं, यार से, फ्रेंड से, दोस्त से, किस तरीके से याद कर सकते हैं। य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। र को प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन कहा जाता है। र को किसको? र को प्रकंपित या लुंठित वर्ग व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि र बोलते समय हमारी जीवा कंपन करती है। ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। आप इसे नोट करिए फटाफट। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिएगा, अब चलते हम। अब आपका क्या बचा व्यंजन में? शाश, श मतलब शाशलिगम, शासटिकोण, श, स और ह। ये आपके चार बचे हैं। ये क्या है? चार आपके व्यंजन हैं। ये कौन से व्यंजन हैं? ये ऊष्मी व्यंजन है। ऊष्मी व्यंजन है, क्योंकि इन्हें बोलते समय हमारी प्राणवायु गर्म निकलती है। क्योंकि अंदर से, जैसे आप स बोलेंगे, श, आप खुद बोल के देखिए और हाथ लगाइए अपने मुंह पर, आपकी जो प्राणवायु है वो गर्म आपको फील होगी। इसलिए इनको ऊष्मी व्यंजन कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? ऊष्मी व्यंजन। ये जब अंदर से निकलते हैं प्राणवायु के रूप में, तो बहुत संघर्ष करके, झगड़ा करके, लड़ करके, फाइट करके, WWF करके निकलते हैं। कौन कौन से? श, श, स और ह। इनको ऊष्मी व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? ऊष्मी व्यंजन कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ? क्या कहा जाता है? ऊष्मीय व्यंजन कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ? तो ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स, स, स और ह, मतलब तीनों स, तीनों स और ह को ऊष्मीय व्यंजन कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। 25 मैंने आपको ये बता दिए, स्पर्शी बता दिए। उसके बाद चार आपको क्या बता दिए? अंतस्थ बता दिए। और चार आपके कौन से हो गए? ऊष्मी हो गई। तो 25 4 29 और 4 33। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है मित्र? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। अगर पूछा जाता है व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। आप इसे इस तरह नोट कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन ये पूछा था, एक बार क्वेश्चन ये पूछा था, यूपी ट्रिपल एससी ने परीक्षा में पूछा गया था कि जो व्यंजन है वो कितनी पंक्तियों में लिखे जाते हैं। व्यंजन है वो कितनी पंक्तियों में लिखे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्यंजन है वो कितनी पंक्तियों में लिखे जाते हैं? तो देखो, 5 पंक्ति तो आपकी वो थी स्पर्श संघर्षी वाली, और छठवीं आपकी कौन सी थी? अंतस्थ व्यंजन वाली, और सातवीं कौन सी है? ऊष्मी व्यंजन वाली। तो आप बता सकते हैं कि व्यंजन
सात पंक्तियों में लिखे जाते हैं। क्या होता है? सात पंक्तियों में लिखे जाते हैं। बच्चे पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछे गए प्रश्न है, मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूं। कितनी पंक्तियों में लिखे जाते हैं? 7 में लिखे जाते हैं। आप इसे नोट कर लें। अब मैं आपको बताऊंगा संयुक्त व्यंजन। कौन से? संयुक्त व्यंजन। तैयार हो जाओ कॉपी लेकर के। हार नहीं माननी है। जब तक मैदान फतेह नहीं कर लेंगे, जब तक मैं अपनी जंग जीत नहीं लेंगे राणा प्रताप की तरह से, तब तक डटे रहना है मैदान में। अब आपको बताऊंगा मैं संयुक्त व्यंजन। कौन से? संयुक्त व्यंजन। मित्र तैयार रहिए संयुक्त व्यंजन जानने के लिए। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, संयुक्त व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है जो दूसरे व्यंजनों की सहायता से बने होते हैं, तभी तो संयुक्त होते हैं। जैसे एक पड़ोसा घर, एक आपका घर, दोनों एक ही दीवार से बने हुए, तो संयुक्त ही तो कहा जाएगा। भाई आपके एक पड़ोस का मकान है जो आपकी दीवार से बिल्कुल बना हुआ है, और आपका मकान ये बना हुआ है, तो दोनों मकानों क्या कहे? संयुक्त मकान बने हुए उनके। क्या बने हुए? संयुक्त मकान बना हुआ, संयुक्त घर बनाया हुआ उनका। ठीक है। तो ऐसे व्यंजन जो दो वर्णों से मिलकर के बनते हैं, संयुक्त रूप से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है बच्चा? 4 होती है इनकी संख्या। संख्या कितनी होती है? 4 होती है। एक श्र, फिर उसके बाद क्षेत्री क्ष, त्र और ज्ञ। अब देखिए ये मित्र इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, और चारों इंपोर्टेंट है। चारों कैसे तुम्हारे? इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। यूपी टेट, सुपर टेट जैसे, सुपर टेट, रीट जैसे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये बहुत पूछे जाते हैं। इनके संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं जो आपके सामने लिखे हो: श्र, क्षेत्र, त्र, ज्ञ, ज। अब देखिए इनका जो निर्माण है, ये किन किन वर्णों से मिलकर के बने वो आपको बताता हूं। तो आपने सुना होगा शासलिगम, लेकिन आधा शासलिगम है, ये हलंत लगा है नीचे। इस हलंत का ध्यान रखना मित्र, क्योंकि जो यूपी टेट में एक बार यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें हलंत नहीं दिया था एक ऑप्शन में। जिसमें हलंत दिया था वो उसका राइट आंसर था। इसका जो निर्माण हुआ है वो शासलिगम प्लस रारसी, र, इससे मिलकर के हुआ है। इस ऋषि का निर्माण, श्र का निर्माण, स्र का निर्माण किससे हुआ है? श और र से मिलकर हुआ है, जो आपके सामने है। इस बात आप हलंत को ध्यान रखेंगे। और एक बात, ये शासलिगम है, ये वाला नहीं है, और ना ये वाला है, ये वाला नहीं है, ये गलत है। क्या है? गलत है। ये कौन सा वाला है? शासलिगम वाला है। कौन सा वाला है? शासलिगम वाला है। अब देखिए, अब क्षेत्री पाइए। इसका ये जो वर्ण बना है वो क, नीचे हलंत लगा है, और शासटिकोण। कौन सा? शासटिकोण। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पूछा गया क्वेश्चन है। जो क्षेत्रीय छ है, इसका ये किसके संयुक्त वर्णों से मिलकर के बना है? तो आप बता सकते हैं क के नीचे हलंत लगा है, और शासटिकोण है। उसमें क्या किया था? ध्यान दीजिए, उसमें ये हुआ था, क दिया था, नीचे हलंत दिया था, प्लस शासिर दिया था, फिर शासलिगम दिया था, शासटिकोण दिया था। लेकिन राइट आंसर कौन सा है? शासटिकोण वाला। तो क और श, क और श से क्षेत्री का निर्माण हुआ है। उसके बाद जो आपका ट है, त्र है, ता से त्रिशूल है, इसका निर्माण त, नीचे हलंत और र से हुआ है। जबकि ज्ञ का निर्माण, जो ज्ञ है, इसका निर्माण जो हुआ है वो जहाज, नीचे हलंत है, और चूल मैया से बोलते हैं, और या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या। मित्र इंपोर्टेंट है ये,
मजाक वाली चीज नहीं है, पूछी गई है परीक्षाओं में और इनको सही करके लोग नौकरी कर रहे हैं, इसलिए आपको भी जानना बहुत जरूरी है। तो ज्ञ ज्ञ का निर्माण किससे हुआ है? जा जहाज, नीचे हलंत लगा हुआ है और चूलमैया से यह बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यह बोलते हैं। आप इन सब को रट ले जाइए, सबको अपने ध्यान में बैठा लीजिए, ये बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो मित्र ये मैंने आपको बताया, इसके बारे में बताया, व्यंजनों के बारे में बताया, आप इसको नोट कर लें। और थोड़ा सा और रह गया है, उसके बारे में बताऊंगा। आप पूछते हैं वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। कितनी है? 52। आपने सुना होगा कि वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। आज आपको सिद्ध कर दूंगा 52 वर्ण कैसे हैं, कैसे 52 वर्ण हैं। तो आप इसे नोट करिए फटाफट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या कितनी है? मित्र पढ़ करके मजा ना आए तो बात करना था, बस मेहनत करते रहिए। तो देखिए वर्णों की संख्या, क्वेश्चन पूछा था वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में आपके वर्ण हैं, वर्णों की संख्या कितनी है? आप जानते हैं 52। कितनी है? 52। कैसे कैसे है वो बताता हूं, कैसे कैसे है वो बताता हूं। देखिए बच्चा ध्यान दीजिए मित्र, सबसे पहले क्या है? स्वर है, स्वर है। स्वर की संख्या कितनी बताई थी मैंने? अगर आपको नहीं जानते हैं तो वीडियो का जो लिंक है स्वर वाली का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके जरूर देख लें। 11 है। कितना है? 11 है। और उसके बाद अयोगवाह, अयोगवाह, अयोग्यवाह, इनकी संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। उसके बाद मैंने आपको उत्क्षिप्त व्यंजन बताए थे। कितने? उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी बताई थी मैंने? 2 बताई थी। कितनी बताई थी? 2 बताई थी। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या मैंने 2 बताई। उसके बाद संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या मैंने आपको 4 बताई थी। कितनी बताई थी? 4 बताई थी। और उसके बाद मैंने आपको बताए थे व्यंजन। क्या बताए थे? व्यंजन। व्यंजन की संख्या मैंने आपको 33 बताई थी। कितनी बताई थी? 33। तो देखिए 11 ये है और 33 ये है, 11 ये है और 33 ये है, तो 44 हो गया। 44 और 4 48, 48 2 50 और 2 52। कितना हो गया? 52। तो वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। क्या होती है? 52 होती है। मेरा सेशन दोस्तों आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरी गुजारिश है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरीके से मेरा थोड़ा हौसला बढ़ाएं। मेरे हौसला बढ़ाने से आपका 100% फायदा होगा। मैं इसी चैनल पर जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस जैसे विषयों को पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर पढ़ाता हूँ। ये हिंदी का सेशन पढ़ा रहा हूँ जो आपको खुद बताएंगे, खुद डिसाइड करेंगे कि मैंने कैसा पढ़ाया, मुझे कहाँ सुधार करने की जरूरत है, वहां सुधार करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।